सो बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा है जैसे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है। हम इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में पता करना। कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, इन चीज़ का हमें पता करना। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, अगर कार्बन 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 है, जैसे ऐसे लगे हुए हैं, तुम्हें अगर डायग्राम आ जाए इस टाइप का डायग्राम, तो इसके अंदर हमने एक टॉपिक किया था टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। उस टॉपिक के अंदर क्या था, पहला पॉइंट, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी हमें 4 वैलेंसी तो पूरी करनी ही करनी है। तो 4 वैलेंसी पूरी करनी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे एक कार्बन था, 3 हाइड्रोजन लगा दी, इधर एक कार्बन है, एक बॉन्ड ये रहा, तो 3 हाइड्रोजन और लगा दी, ये वाला कार्बन है, ये एक बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन। सारे हाइड्रोजन फिल करने के बाद हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का पता करते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद चीज़ आती है सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात करी थी, जैसे ये कोई चैन है कार्बन की, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें तुमसे पूछ लिया कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा। हमने कुछ नहीं देखना, आसे पासे देखना उसके। अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो डबल बॉन्डेड है यानी आसपास उसके डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली इस चीज़ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड कर रही है। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो मॉलिक्यूल का पता लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमने नेमिंग करी। नेमिंग में हमें पता चला पहला रूल, लॉन्ग चैन देखनी है, कोई भी कार्बन की चैन है। अब चैन तो ये भी बन रही है, एक चैन ये बन रही है, लॉन्ग कौन सी है, ये वाली ना। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या था, लॉन्ग चैन चूज़ करनी है। सेकंड, जो बॉन्ड्स का यूज़ होता है, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल इन, ट्रिपल वाई एन ई, यानी कोई भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसके नाम के लास्ट में इन लग जाता है। वो कैसे पता लगता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, 2 3 4 5। एक कार्बन के लिए मैथ यूज़ होता है, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो हमने क्या नोटिस करा कि कार्बन की 4 चैन ऐसे ही घूमती है, एक कार्बन है मैथ, 2 कार्बन है एथ, प्रोप, ब्यूट। ये टॉपिक हम कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूल्स का तुम्हें ऐसे नेम भी मिल सकता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक अभी मैंने एग्जांपल देखा था जो तुम्हारी ही प्रॉब्लम्स के अंदर है, प्रॉब्लम नंबर, एक सेकंड, प्रॉब्लम नंबर 12.9 नाम से है। एनसीईआरटी की, सच पहला पॉइंट में बताना भूलेगा कि एनसीईआरटी की बुक अपने पास ओपन रखना ताकि तुम मेरे से कनेक्टेड फील करो। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक अपने पास ही रखना। तो उसके अंदर क्वेश्चन जैसे मैंने मॉलिक्यूल्स बताए थे, कोई भी कार्बन चैन है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की नेमिंग। पहला पॉइंट हमने देख लिया, लॉन्ग कार्बन चैन कौन सी है, एक कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, ऐसे करके 10 तक करे थे। फंक्शनल ग्रुप है, OH लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसके लिए ON यूज़ होता है, AL यूज़ होता है, OL यूज़ होता है, ये सब कर चुके हैं। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, पेंट 4 इन 2 ऑल, तो ये भी तो तुम्हें आनी चाहिए ना। तो ये करने के तरीके बेसिक ही हैं। सबसे पहले पता करो कितने नंबरी कार्बन चैन है, पेंट से पता लग रहा है 5 नंबरी कार्बन चैन है। अब ऑल से क्या पता लग रहा है कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। चाहे ऐसे बना दो, चाहे तुम ये डायग्राम बना दो, तुम्हारी मर्जी है। OH, अब ये कितना नंबर हो गया, 1 2।
अगर 2 नंबर इसको दिया है तो 3 4 5, इधर 1 2, 2 नंबर इसको दिया है 3 4 5। तो बेसिकली सेकंड पे अगर ओल है, 4 पे इन्होंने बोला इन आएगा, तो यानी 4 पे इन, 1 2 3 4 इन। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी ये। अगर नीचे वाले 4 पे इन बनाना है 1 2 3 4, तो समझ आई। अगर कोई भी तुम्हें नाम दे दिया जाए उससे भी तुम निकाल सकते हो आराम से। तो बेसिकली ये चीज़ कर ली। अब अपन आगे बढ़ते, ठीक है। सबसे पहले इसमें बात आती है नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड। अब ये जो सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें वो समझना है। सपोज करो यहाँ पे 3 खाने हैं, 4 खाने हैं, ठीक है। अब मैंने इस खाने को हटाया और कोई और खाना लगा दिया, ठीक है। बाकी सारे तो अपनी अपनी प्लेस पे हैं, बट ये था, ये मैंने कुछ और लगा दिया, तो ये क्या कहला जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड खाना। समझ आ गई। वैसे कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। मैंने इस हाइड्रोजन को उठा के कोई और लगा दिया, ड्यूटेरियम लगा दिया। ड्यूटेरियम लगाया तो या फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को उठा के क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ से हमने क्या सीखा कि सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन होता है C6H6। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इधर इधर घूमते हैं, इसको मतलब बॉन्ड की मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो ये दोनों डेफिनेशन मिलके क्या बन गई, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट विद इन ए रिंग। तो समझ आई एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड वही होते हैं। देन हम आगे देखते हैं, इनकी अगर नोमेनक्लेचर की बात आ जाए, इसकी नोमेनक्लेचर की, तो ये बेसिकली कई टाइप्स के हो सकते हैं। पहले हमारी क्या चीज़ कर सकते हैं हम, कि अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन हो, क्या हो, सिंगल सब्स्टिट्यूशन, यानी तुम्हारे पास बेंजीन है, ठीक है, इसके क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, क्लोरो बेंजीन, सिंपल। अगर ये बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर लगा हो तुम्हारे नाइट्रो, तो इसको क्या नाम दे देंगे, नाइट्रो बेंजीन, सिंपल। इसके ऊपर NH2 लगा हो तो क्या नाम दे देंगे, अमीनो बेंजीन। तो बेसिकली हमने क्या देखा, सिंगल सब्स्टिट्यूशन हुए कि एक ग्रुप लगा होगा, जैसे इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है। तो हमने क्या देखा, अगर एक ग्रुप लगा हो तो उसको हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। अगर ये 2 ग्रुप लगे हों तो वो आ जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी एक ही बेंजीन पर 2 ग्रुप हो, कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ हो, कोई यहाँ हो, कहीं पे भी 6 की 6 जगह में से
कहीं पे भी दो पोजीशन पे वो दो ग्रुप आराम से हो सकते हैं। तो हमने देखा क्या इस चीज़ में कि ये बेंजीन है। हम बात क्या सीख रहे हैं कि हमें कितने ग्रुप चाहिए, दो ग्रुप। तो बेंजीन की कुछ खासियत पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेंजीन की क्या खासियत पढ़ेंगे। अगर एक ग्रुप यहाँ लगा हो, सपोज करो ये एक्स है, ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो बेंजीन की खासियत में हमने क्या देखना है, जिस भी ग्रुप से हम चेक करेंगे, जैसे ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है एक्स, मैंने बोला इस ग्रुप से चेक करना है। कौन से ग्रुप से? इस ग्रुप से। तो इसके जो ये साथ वाली दोनों पोजीशन है ना, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। इसको डिनोट करते हैं ओ से, ओनली ओ। ठीक है, यानी अगर तुमको मिले ओ नाइट्रो बेंजीन, तो इसका मतलब है कि बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर, कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप। समझ आई? अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ। हमें ऑर्थो पोजीशन पता लग गई कि कोई भी ग्रुप है एक्स। अब एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रो, NH2, ये CS3, C2H5, वटेवर इट इज़, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी ग्रुप हो, वो हमने एक सिंबल डोनेट कर दिया, लेट कर लिया। जैसे मैथ की लैंग्वेज में लेट करते हैं, लेट कर लिया सपोज करो। ठीक है, कि कोई एक्स लगा हुआ है, तो उसकी ये दो पोजीशन पता लग गई। इसको क्या कहते हैं? ऑर्थो और ऑर्थो। जो अगली दो पोजीशन है ना, उसको बोलते हैं हम मेटा मेटा, और जो उससे अगली पोजीशन होगी उसको बोलते हैं हम पैरा। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न हो रही हो नहीं कई बच्चे को, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक्स पोज करो यहाँ लगा हुआ है, तो एक्स यहाँ लगा हुआ है ना, इसके दोनों साथ वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ऑर्थो। अगली दोनों पोजीशन कौन सी हो जाएगी? मेटा। अगली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? पैरा। तो ये हमने सोच, क्या पता लग गया हमें? पोजीशन पता लग गई। अब ये एक्स कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, जो कि तुम अपनी बुक का NCERT का पेज नंबर निकाल लो, जो भी तुम्हारा पेज है उसमें टॉपिक लिखा होगा नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली हम IUPAC की नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। IUPAC की नोमेनक्लेचर में हमने क्या देखा कि अगर बेंजीन के ऊपर, ये जो बेंजीन है इसके ऊपर CS3 लगा हुआ है, तो इसका हम क्या नाम दे देते हैं? जो मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कोई भी हो एटसेट्रा। उसके जैसे मीथेन है, तो लास्ट वाला हटा के मिथाइल हो जाएगा वो। तो मैं इस कंपाउंड का नामकरण कर सकता हूँ मिथाइल बेंजीन। साइंटिफिकली इसको बोलते हैं टोलुइन। यानी ये हमें याद करना पड़ेगा। क्यों? बाय चांस ये लिखा आ जाए CS3, यहाँ पे आ जाए NO2, ये हमें पता है क्या है? अभी हम ऊपर करके आए हैं कि ये क्या है? टोलुइन। अभी मैंने बताया था एक्स ग्रुप है, उसके साइड वाली पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो। तो मैं लिख सकता हूँ ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन, पूरा नाम हो गया। नाइट्रो पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है किस पे? ओ यानी ऑर्थो। पैरा, ऑर्थो के लिए क्या यूज़ होता है? ओ। पैरा के लिए P, मेटा के लिए M। तो वो नाम के आगे ऐसे लिखना है, ओ नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो। वो तुम कैसे भी लिख दो, चाहे पूरा लिख दो चाहे कैसे, लेकिन बेसिकली
अगर तुम्हें ओ लिखा मिले तो इस बात से समझ जाना है कि वो क्या चीज़ है, ऑर्थो, यानी ऑर्थो पोजीशन बताई हुई है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहली चीज़ कि अगर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एक हो किसी भी बेंजीन पे, उसका नामकरण कर लिया। सेकंड चीज़, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो उसका नामकरण कर लिया हमने। ठीक है, अब मैं पहले एग्जांपल करवाया था एक। तो जैसे सबसे मेनली बात आती है नंबरिंग कैसे करें। बेंजीन रिंग हो अकेली तो उसको तो सीधा ही कहीं से नंबर दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, चाहे उल्टा दे दो क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है। कोई एक अकेली एक वन सब्स्टिट्यूटेड हो, यहाँ क्लोरीन लगा हो तो सीधा यहाँ से नंबर स्टार्ट कर दो। अगर बात आ जाए डाई सब्स्टिट्यूटेड की, 2 ग्रुप लगे हैं, जैसे क्या खुल गया ये, अब कहाँ गया? डाई सब्स्टिट्यूटेड की आ जाए बात कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्रोमीन। तो 1 2 3 4 5 6 कहीं से ही कर दो, ठीक है। लेकिन अगर 2 ग्रुप अलग अलग आ जाए, जैसे एक जगह ब्रोमीन लगा हुआ है, एक जगह क्लोरीन लगा हुआ, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, ABCD सारों को आती है, बस वही रूल फॉलो करना है। BR यानी ब्रोमीन, CL यानी क्लोरीन। पहले कौन आता है, B आता है या C? B आता है ना, तो B से लिखनी है नंबरिंग। 1 2 3 4 5 लिखना क्या है, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो बेंजीन। सिंपल ही नामकरण हो गया ना, ये तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यही क्लोरो आ जाए, क्लोरो, CH3 आ जाए, मिथाइल हो गया। M चेक करेंगे, C चेक करेंगे, यही 2 ग्रुप आ जाए, कोई भी नाइट्रो मान लो, नाइट्रो, इसके साथ CH3 मिथाइल आ जाए, तो M पहले आता है, ये वाला आ जाएगा पहले। तो ऐसे कोई भी 2 ग्रुप लग सकते हैं बेंजीन के। ये बेंजीन है, इसके कोई भी 2 ग्रुप लग सकते हैं। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड आए तो लोवेस्ट नंबर किसको देना है, जो अल्फ़ाबेटिकली पास होता हो। अब आगे बात चलते हैं, जो एग्जाम्पल है ये सारे तुम देख लेना। अब तुम्हें सारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे कोई मर्जी एग्जाम्पल देख लेना। हाँ, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको तो पहले ही देना है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है। OHO, COHO, SO3HO, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, CHO हो, C डबल बॉन्ड हो, उसको तो पहले ही देना ना। फंक्शनल ग्रुप की तो फाइनल है ही यही, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो प्रायोरिटी रहेगी हमेशा ज़िंदगी भर। तो अब अगर तुम प्रॉब्लम नंबर 12.10 देखो, उसमें पहला क्वेश्चन है O इथाइल एनिसोल। तो जैसे अपन ने टोलुइन करा था, टोलुइन क्या होता है, CH3 होता है ना। तो उसी के पिछले वाले पेज पे तुम देखोगे एनिसोल की स्ट्रक्चर भी बना रखी है। एनिसोल होता है ये, OMe लगाओ, CH3 लगाओ, टोलुइन, OMe लगाओ, एनिसोल, इसका केमिकल नेम होता है। तो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, O इथाइल। O का मतलब हमने क्या पढ़ा था, O इथाइल एनिसोल। O का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थो ग्रुप। प्रेजेंट कहाँ है, ऑर्थो है, यानी ऑर्थो क्या है, पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे क्या चीज़ है, इथाइल है। क्या चीज़ है, इथाइल। और लगी किसकी हुई है, एनिसोल के। तो यानी
ये मेरा एनिसोल हो गया, इसके OMe लगा हुआ है। इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी थी, एक ये और एक ये। अब तुम किस मर्जी साइड लगा दो, चाहे तो इस साइड लगा दो चाहे इस साइड लगा दो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब ये OMe हो गया, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने C2H5। ये तुम्हारा क्या बन गया, O इथाइल एनिसोल। समझ आई। ऐसे ही तुम अगर उसका बी पार्ट देखोगे तो बी पार्ट क्या दे रखा है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। हमने टोलुइन कर लिया। टोलुइन क्या होता है, CH3 लगाओ, इसकी जगह NO2 लगाओ तो क्या बन जाएगा, बताओ, सोचो। NO2 लगाओ क्या बन जाएगा। एक हमने क्या किया, OMe लगाओ तो क्या बन जाएगा, एनिसोल। NO2 नहीं, सॉरी, NH2 लगाओ। अगर NH2 लगाओ तो एनिलीन बन जाएगा। NO2 लगाओ तो सिंपल नाइट्रो वाला बन जाता ना। NO2 लगा होता तो सिंपल वो बन जाता कि नाइट्रो बेंजीन। तो क्वेश्चन क्या था, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। क्वेश्चन ये था पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन क्या पढ़ी थी अपन ने, कौन सी होती है, अगर X ग्रुप लगाओ, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये वाली पैरा। कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो लगा, किसके है, एनिलीन के। तो पहले हम एनिलीन बना लेते हैं जो हमने ऊपर सीखा है। अगर NH2 लगाओ, अब NH2 मान लो X है, अब इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पोजीशन कौन सी होगी, पैरा। तो समझ आई। अब तुम ये सारे एग्जांपल जो प्रॉब्लम नंबर 12.10 है ना, इसके सारे एग्जांपल अच्छे से कर लेना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आइसो मैरिज्म। बेसिकली ये जो तो आइसोमेरिज्म तुम देख रहे हो ना, ये क्या है, जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये कोई ना कोई लैंग्वेज से लिए जाते हैं। जैसे कोई ग्रीक लैंग्वेज से लिया जाता है, कोई लैंग्वेज से, कोई लैंग्वेज है। वैसे ही इस आइसोमेरिज्म वर्ड को ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। अब ग्रीक लैंग्वेज में आइसो का जो मतलब होता है वो होता है सेम, और मैरोज का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। इससे एक जैसा, यानी आइसोमेरिज्म का मतलब ये है, कोई भी दो मॉलिक्यूल है, सपोज करो कोई दो रूम है, ठीक है, मैंने इसमें 10 बच्चे पढ़ा कर रखे हैं, 9 बच्चे बिठा रखे हैं, इधर भी मैंने 9 बच्चे बिठा रखे हैं, लेकिन इधर जो अरेंजमेंट है ना वो मैंने बिल्कुल ऐसे बना दी, लेकिन इधर जो अरेंजमेंट है मैंने ऐसे बिठा दिए। 9 बच्चे बिठाए लेकिन ऐसे बिठा दिए। इस रूम में भी 9 बच्चे हैं, इस रूम में भी 9 बच्चे हैं, सारों के नाम सेम है, फादर नेम सेम है, मदर नेम सेम है, इसके भी सारा कुछ सेम है, सारा कुछ A to Z सारी चीज़ें सेम है, बट एक चीज़ अलग है, और वो क्या है, अरेंजमेंट, यानी बिठाने का तरीका, वो चीज़ क्या है, अलग। तो मैंने क्या नोटिस करा, आइसोमेरिज्म बेसिकली वही चीज़ है। आइसो मतलब सेम, मैरिज मतलब पार्ट्स, आइसोमेरिज्म, ठीक है। पार्ट सेम हैं बट अरेंजमेंट अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम N ब्यूटेन नाम दे देते हैं। कार्बन कितने, 1 2 3 4,
हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10। यही तुम आइसोब्यूटेन देखो, CH3 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 H, 3 3 6 3 9 10, हाइड्रोजन 10, कार्बन 4, ऊपर भी कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, बट इसका नाम आइसोब्यूटेन है, इसका नाम एन ब्यूटेन है जनरल। तो तुमने क्या देखा कि केमिकल फॉर्मूला अगर सेम हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा आइसोमेरिज्म। अब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे ना, उसके अंदर भी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compound, अब एक कॉमन सी बात है, प्रॉपर्टीज़ तो अपने आप ही अलग हो जाएगी ना। जैसे अगर मैं बात करूँ एक रूम में 9 बंदे हैं, मैं बोलूँ ये सेम अरेंजमेंट में, तो इसकी प्रॉपर्टीज होगी कि ये चौरस बैठे हैं, या फिर मैं 3 बंदे एक रूम में ट्रायंगल बिठा रखे हैं। अब यही मैं सपोज करो ये ट्रायंगल बिठा रखे हैं और इसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या बता दी कि इस रूम में 3 पर्सन है और ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल मान लो प्रॉपर्टीज होगी। अब मैं बोलूँ मैंने इस रूम में 3 बंदे बिठा रखे हैं, लेकिन लाइन में बिठा रखे हैं, बंदे 3 ही हैं, इधर भी 3 ही हैं, इधर ट्रायंगल में बैठे हैं ऐसे, इधर लाइन में बैठे हैं, तो डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ना। तो यानी स्ट्रक्चर के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी शेप, उसकी रिएक्टिविटी बेसिकली इन सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाएगा, A to Z इन सारी चीज़ों में। तो समझ आया क्या समझा हमने, आइसोमेरिज्म का मतलब समझ लिया हमने कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसकी डेफिनेशन कर ली, मतलब समझ लिया। तो मैंने क्या देखा, आइसोमेरिज्म का चार्ट खोलो अपनी बुक में, आइसोमेरिज्म के चार्ट के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, जो आइसोमेरिज्म था उसका मतलब तुम्हें समझ आ ही गई है, वो 2 चीज़ में बंटवारा है। जैसे घर बट जाता कहीं होगा, तो वैसे ही इसका ही बंटवारा है। पहले भाई का नाम स्ट्रक्चरल था, दूसरे भाई का नाम स्टीरियो था। पहले भाई के 4 बेटे हो गए, कितने, 4, 2 3। पहले का नाम चैन था, दूसरे का नाम पोजीशन था, तीसरे का नाम फंक्शनल ग्रुप था, चौथे का नाम मेटामेरिज्म था। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म आगे 2 चीज़ों में बटा होता है, 2 पार्ट्स में बटा होता है। कैसे कैसे, पहला स्ट्रक्चर में, दूसरा स्टीरियो में। जो स्ट्रक्चर है उसके भी आगे 4 पार्ट्स होते हैं, चैन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म। जब हमने समझा, स्टडी करी, तो हमें क्या समझ आया कि जो स्ट्रक्चरल ग्रुप है, अब इसके नाम में स्ट्रक्चर आ गई तो समझ आ जाना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर से अलग हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अभी हमने एग्जाम्पल किया था एन ब्यूटेन, इधर लिखूँ मैं आइसोब्यूटेन, सी हाइड्रोजन अपने आप लगा लेना, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, सी इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो हमने क्या देखा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है,
समझ आ गई। तो हमने अब आगे जो पार्ट्स करने हैं स्ट्रक्चरल के, वो इसी बेसिस पे करने हैं कि चारों पार्ट्स के अंदर हमें ये पता हो कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे और डिफरेंट क्या होएगी, स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूल को बनाने की। तो पहला हमने पार्ट क्या देखा, चैन आइसोमर क्या होते हैं। अब रट्टा मारने की कोई नीड नहीं है, इनके ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात यह है उनके नाम में सब कुछ होता है। ठीक है, जैसे मैं आइसो का मतलब क्या होता है अभी आप पढ़ के हटे हैं, अभी ये ना कहते ना याद नहीं आ रहा, जल्दी सोचो। आइसो का मतलब, मैरोज का मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। मैरोज का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। जैसे हमने ये चीज़ें पढ़ी ना, वैसे क्या होता है, अब इसके नाम में ही आ रहा है चैन, यानी चैन से साफ ही पता लग रहा है कि चैन जो आइसोमर होएगा, अभी चैन ही तो है एक ब्यूटेन वाला एग्जांपल, ये चैन आइसोमर का ही है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एक पेंटेन का है ब्यूटेन। अगर आइसो ये है, अगर मैं एक कार्बन और लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, पेंटेन। तो आइसोपेंटेन। एक ये भी ये नियोपेंटेन है, इसका नाम नियोपेंटेन। बुक में एग्जांपल दे रखा है, देखो। तो ये चैन आइसोमर के हो गए। तो इसमें याद क्या किया, कुछ ही नहीं करा ना, हमने तो समझा बस। तो चैन आइसोमर में क्या होएगा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चैन से अलग, बस। सेकेंड चीज़ हमने क्या देखी, पोजीशन। अब पोजीशन में जैसे मैंने एक्स ग्रुप बताए थे, कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयरो। अब उसके अंदर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होएगा, और पोजीशन ये जो भी ग्रुप होएगी, ग्रुप की अलग होगी। सॉरी। तो मैंने क्या देखा, अभी पोजीशन 1 2 3 पहले नंबर पे थी अल्कोहल की, फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा, उसकी पोजीशन दूसरे नंबर पे आ गई। तो ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, बाय पोजीशन ही है ना। ध्यान से देखो, इसकी पोजीशन क्या है, 1, इसकी पोजीशन क्या है, 2। तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, बाय पोजीशन। ये डेफिनेशन होगी। अब इसमें क्या तो याद करोगे तुम, जब नाम में ही सारा कुछ है। 2 पॉइंट समझ आ गए। चलो तीसरे पॉइंट पे चलो। अबे वाइट क्यों नहीं हो रहा, तीसरे पॉइंट पे चलो। साइज बड़ा करूँगा इसका थोड़ा, तो सारी क्लास होगी, अब क्या करूँ। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से। तीसरे पॉइंट हमने क्या समझा, अगला है फंक्शनल ग्रुप। बुक अपने पास ही रखना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक ग्रुप। अब इसके नाम में ही है, सब कुछ सेम होएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, बाय फंक्शनल ग्रुप। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होएगा, स्ट्रक्चर अलग होएगी, कैसे, फंक्शनल ग्रुप से। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, कौन सा एग्जांपल दे रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच लगा दो, ये सारे एच फिल कर देना, 1 2 3 4। ठीक है, इसके साथ एग्जांपल देखो, अगर सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आ जाए,
CH3 यहाँ, CH3 यहाँ। कार्बन कितने हैं दोनों में? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में? 6 है। बट इधर जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? कीटोन। और जो इधर ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ALDE, एल्डिहाइड। तो मैंने करवाया था ना ये चीज़, करवाई थी या नहीं करवाई थी कि CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और C डबल बॉन्ड O को कीटोन, इसको एल्डिहाइड। तो तुमने क्या देखा? कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, स्ट्रक्चर अलग, बाय फंक्शनल ग्रुप। तो इससे हमें क्या पता चला कि कौन सा आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा पॉइंट देखो, मेटामेरिज्म। ये सिंपल सा है, सबसे सौखा ही मेरे को ये लगता है। बस इसमें एक बात याद रखनी है, बीच में ऑक्सीजन होएगा, इस पास से 2 ग्रुप होंगे, एक लाल कलर का होएगा और दूसरा सफ़ेद रंग का होएगा। यानी दोनों पास से जो ग्रुप होंगे ना, इधर सपोज करो CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, कुछ भी है, इधर भी CH3 है या कुछ भी मान लो, C2H5 है, कुछ भी मान लो, C3H7 है। बट जो दूसरा एग्जाम्पल होएगा ना इसका, उसके अंदर ऊपर वाले एग्जाम्पल से अलग होंगे। जैसे बाई चांस ऊपर वाले एग्जाम्पल में OCH2 CH3 ग्रुप तो राइट साइड था और इधर CH3 था, और अगर नीचे वाले एग्जाम्पल के अंदर OCH2 CH3 इस साइड है, CH2 CH3 इस साइड है, ये ना सोचना सेम आ गया तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने ऊपर तो ये इधर लाल रंग बता दिया, इधर सफ़ेद बता दिया। नहीं, सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सफ़ेद भी हो सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। बट जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टॉपिक क्या कर रहे हैं हम? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा? सेम देखना है किसको? पार्ट्स को। डेफिनेशन क्या पढ़ी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो कॉमन सेंस की बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसके लिए 2 चीज़ें तो होनी चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। एक ही चीज़ में ये दोनों बता सकते हो? नहीं, कभी नहीं बता सकते। इसलिए हमने 2 एग्जांपल लिए। 2 एग्जांपल में क्या देखा? पहले एग्जांपल में ये और दूसरे में क्या देखा? इधर CH3 ग्रुप था, इधर CH2 CH3 था, इधर क्या था? CH2 CH2, इधर ये। तो हमने क्या देखा? पहले और एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। कार्बन कितने हैं? डजंट मैटर, बट वाई इट मैटर्स। इट मैटर होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया? ये ऊपर वाला एग्जांपल गलत है, गलत टॉपिक नहीं है, गलत बात भी नहीं है, एग्जांपल गलत है। एग्जांपल में क्या गलत है कि हमने इस साइड CH2 लगा दिया, बस ये हम भूल गए, बाकी सारा कुछ सेम है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? इस साइड एक्स्ट्रा CH2 है, नीचे लिख देता हूँ। यानी बात वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखना हमने, स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए बाय O की दोनों साइड। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? मेटामेरिज्म। ये मेरी भूल हो गई थी, और फिर मैंने करते करते मेरे को डेफिनेशन देखो, मैंने रट्टा नहीं मार रखा था, मैंने देखी डेफिनेशन,
तो डेफिनेशन के हिसाब से वो चीज़ बैठ नहीं रही थी, तो मैंने पकड़ लिया कि मेरा एग्जाम्पल गलत है। तो ऐसे ही तुमने करना है। ओ के सामने मैंने यहाँ लगा दिया CH2CH3, इधर लगा दिया CH2CH3। जो दूसरा एग्जाम्पल किया इधर ऐसे कर दिया CH3। अब तुमने कुछ नोटिस करा हो तो इधर ऊपर वाले एग्जाम्पल में इस साइड CH2CH3 था, इधर CH2CH3, बट नीचे वाले एग्जाम्पल में इस साइड CH3 है और इधर CH2CH3 है। यानी हमने क्या नोटिस करा, ओ की दोनों साइड अगर कार्बन चैन अलग हो जाती है देन वो मेटामेरिज्म कहलाएगा। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मेटामेरिज्म is a type of structural isomerism, जो कि हमने ऊपर करे थे 4 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट है ये, एंड इन विच compounds have the same molecular formula and same functional group but different alkyl group। अब एल्काइल ग्रुप ये समझ गए ना, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो यही हो गया ना जो इसके साथ में लगे हैं। CH3 है तो मिथाइल हो गया, O के साथ में CH2CH3 है, 2 कार्बन का है तो इथाइल हो गया। तो इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझनी पड़ेगी भाई, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। समझ आई सारों को? दो चीज़ें होती है ना, जैसे मैं बोलूँ दोनों में से दोनों, जैसे मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि वहाँ 2 बोतल पड़ी है, एक बोतल ये, एक बोतल ये, दोनों में से कोई भी नहीं लेके आनी, तो उसके लिए वर्ड होता है नाइदर। और मैं बच्चे को बोलूँ दोनों में से कोई भी बोतल ले आ, उसके लिए वर्ड लगता है आइदर। तो यानी आइदर यूज़ तो हुआ 2 चीज़ों के लिए, बट कब हुआ, जब दोनों में से एक की बात की हो और कोई भी। तो बेसिकली बात समझ आई कि O भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, तो C=O भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हमको वो मैटर नहीं करता। अब ये ना कर देना कि NH2 का लिख दो एक एग्जांपल C=O का लिख दो। अब जो 2 हम कंपाउंड चेक करेंगे उनके मोलिकुलर फॉर्मूला भी तो सेम होने चाहिए। अब अगर मैं ऐसे कर दूंगा, एक ये चेक लूँगा और एक ये चेक लूँगा, तो इसमें तो कार्बन आ गया, इसमें नाइट्रोजन आ गया, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कहाँ से सेम हुए? तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। समझदारी क्या है कि जिन 2 चीज़ों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ों के अंदर, उन दोनों कंपाउंड के अंदर वही सेम चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी इधर भी NH2, इधर भी C=O और इधर भी O, तो ही कंपैरिजन होएगा। तो डेफिनेशन ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए क्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
यानी कुछ भी किया जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा, अगर NH2 है और इस साइड अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स कौन से होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। अब आप दोगे तो ये दिमाग में आ रही होगी, सर ने तो कहा था कि नाम भी सारा कुछ होता है। तो भाई कई बार बेनाम भी बहुत बंदे होते हैं, तो वैसे ही है, ये गुप्तदान है, गुप्तदान केमिस्ट्री का। इसके नाम में कुछ नहीं है, बट इसकी परिभाषा है। समझ आई? डन। अगली बार समझने से पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, केमिस्ट्री की दुनिया में सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है। सुपर इम्पोज का मतलब देसी लैंग्वेज के अंदर ये होता है, जैसे कार्बन है, इसके साथ में एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ही ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, और यहाँ पर एक इमेज है, दूसरा कंपाउंड है, उस पर भी ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये कहता है सुपर इम्पोज। अगर मैं ये कंपाउंड इसके ऊपर रख दूँ, जैसे मैंने ये कंपाउंड इसके ऊपर रख दिया, इसी में बता देता हूँ, मैंने इसके ऊपर रख दिया, अब ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब इसको करा दूँ रोटेट, चाहे मैं रोटेट कराऊँ कितने मर्जी एंगल से, एंगल कोई मर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, बस कंडीशन क्या है कि जो एक इमेज है उस इमेज को दूसरी इमेज के ऊपर रखने, जैसे प्लस है इसके ऊपर मैंने एक और प्लस रख दिया, अगर वो सेम आ जाता है, यानी पीछे वाली जो चीज़ है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे तो बन नहीं रही है, दिमाग में इमेजिन करो, तो जो पीछे वाली चीज़ है ये आगे वाली चीज़ से छुप जाए, ठीक है, ऐसे पूरी छुप जाए, तो उस चीज़ को केमिस्ट्री की दुनिया में क्या नाम दे देते हैं, सुपर इम्पोज। और अगर ना छुपे तो कुछ नहीं, नॉन लग जाएगा, नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। समझ आई? तो आज के बाद तुम्हारे सामने ये सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज वर्ड आ जाएगा, तो उसका मतलब समझ आ जाएगा ना। ठीक है, दूसरा टर्म आती है कायरल कार्बन। क्या बनता है, अगर मैं बोलूँ कोई भी मॉलिक्यूल है, XYZ कोई मॉलिक्यूल है, मैं बोलूँ उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, बताओ। कुछ नहीं करना, तुमने बस क्या देखना है, ये कार्बन है, उसके जो चारों बॉन्ड है, उसके जो चारों बॉन्ड के साथ जो जो भी चीज़ लगी हुई है, कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं चैप्टर के, तो जो भी कुछ भी लगाओ, CH2 CH3 कुछ भी लगाओ, अगर वो चारों इक्वल नहीं है, यानी उन चारों में से एक भी एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो यहाँ पर स्टार लग जाता होता है। स्टार का मतलब होता है कायरल, यानी ये कार्बन कायरल है। एग्जाम्पल, अगर ऐसे हो CH2 CH3 इस साइड हो, ऊपर CH3 हो, नीचे क्लोरीन हो, इधर ब्रोमीन हो, तो इधर ग्रुप कौन सा है, चारों अलग अलग ग्रुप होगा ना, तो ये जो कार्बन है वो क्या रहेगा, कायरल कार्बन। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या देखी, एक कायरल कार्बन is that carbon if it
इज अटैच विद फोर क्या 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम। ठीक है, कार्बन है ABCD, चारों अलग होने चाहिए। अगर ये है CAABC, गलत है, ये कायरल नहीं है। अब ये कराया क्यों? क्योंकि जो अगली डेफिनेशन है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का मतलब स्टीरियो से रिलेटेड तुम स्पेस मान लो, स्पेस यानी 3D। तो कहने का मतलब स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट। हाँ, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट। अब इसके दो एग्जांपल हैं, एक जियोमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा है ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल के अंदर इसके नाम में ही है जियोमेट्री, यानी शेप अलग अलग, 3D शेप अलग अलग। अगर तुम एग्जांपल देखो CS3 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 सॉरी सही है, यहाँ लगा दो H, यहाँ लगा दो H। और एक मैं एग्जाम्पल बनाऊँ, C, इधर CS3 इधर CS3, और इधर लगा दूँ H, इधर लगा दूँ H। तूने क्या नोटिस करा, ये CS3 ये CS3 दोनों ऐसे हैं, इसके अंदर दोनों ऐसे। जब दो CS3 यानी दो सेम मॉलिक्यूल, यानी C, यहाँ पे H हो, कुछ भी हो, लेकिन इधर A हो और इधर भी A हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस पोजीशन। सिस कैसे याद रख सकते हो, सिस्टर से, B दोनों सेम सिस्टर हो, डुअल सिस्टर हो नहीं, उसे क्या बोलते हैं, सिस। और अगर ग्रुप इधर हो दो सेम, तो उसको बोल देते हैं हम ट्रांस। तो जो हमने ये ऊपर एग्जांपल करा था ना, ये सिस का एग्जांपल था। देखो दो बहनें एक साथ थी, बट दोनों बहनों में बनती नहीं, तो वो ट्रांस बन जाती है। समझ आई? ठीक है, तो ये बात होगी। तो अगर सिस और ट्रांस होए तो वो जियोमेट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और जो सेकंड डेफिनेशन है ऑप्टिकल की, उसके अंदर एक पहली सबसे मेन कंडीशन, एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन समझ आ गई ना, जो ऊपर करके आए थे। तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल होगा। तो हमने क्या क्या करा आज, स्टीरियो आइसोमर का सारा कुछ कर लिया, यानी आइसोमेरिज्म का सारा कुछ कर लिया। दो पार्ट होते हैं, पहला स्ट्रक्चर होता है, दूसरा स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चर के आगे 4 पार्ट होते हैं, चैन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, चौथा मेटामेरिज्म हो गया। स्टीरियो के 2 पार्ट होते हैं, पहला जियोमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर। चैन के अंदर चैन अलग, पोजीशन के अंदर पोजीशन अलग, फंक्शनल ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम बट पोजीशन अलग, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मेटामेरिज्म वो बताया था मैंने, फंक्शनल ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसके साथ वाले जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम ना हो दोनों कंपाउंड के अंदर, 2 कंपाउंड में। जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन से होता है, स्टीरियो यानी स्पेस यानी 3D अरेंजमेंट डिफरेंट। सिस और ट्रांस वाले जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। सिस कौन सा होता है, दोनों साइड सेम ग्रुप हो, वो सिस होता है। अगर दोनों साइड
सेम ग्रुप दोनों साइड हो, मतलब दोनों सेम ग्रुप दो सेम साइड हो, सॉरी सेम ग्रुप सेम साइड हो बट सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस है। ऑप्टिकल की हमने बात करी, कहाँ गया, ये रहा। ऑप्टिकल की हमने क्या बात करी कि उसके अंदर एक कायरल कार्बन होना ही होना चाहिए। क्या कंडीशन है, एक कायरल कार्बन होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। दी एंड फॉर द डे। थैंक यू।